कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं कभी, ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा है। आइए प्यारे दोस्तों, मिशन कामयाबी जिद से जीत तक के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की तरह हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बड़ा ही बेहतरीन, लाजवाब और बेहद ही आनंद के साथ हमने एक टॉपिक शुरू किया गया है और उस टॉपिक का नाम था समास। जो भी साथी हमसे नए जुड़े हैं, जो भी साथी इसको शेयर करना चाहते हैं, मैं उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो CUET को लेकर के हों, चाहे वो SSC GD की बात करें, चाहे DSSB की बात करें, चाहे आप RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे रेट की बात करें, चाहे हरियाणा के स्टेट की बात करें, चाहे दिल्ली के CTET की बात करें, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो UP TGT PGT हो, जहां हिंदी आएगी वो हिंदी आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेगी, बेहद ही रसीले और लाजवाब तरीके से और ट्रिकी मेथड से। आइए हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन साथियों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वो अपने उस बटन को देखें। भाई, हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे और शुरुआत कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। भाई, हमने टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम था भाई समास। समास के हमने भेदों की बात कर ली। आज हम एक एक समास को लेकर के उस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जिस समास की तुलना मैं लाजमी समझूंगा किसी दूसरे समास के साथ, तो मैं उसको अवश्य करवाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि जहां मुझे ये लगेगा कि हाँ, इस समास की तुलना हमें दूसरे समास के साथ कर लेनी चाहिए, ताकि बच्चों के दिल दिमाग में, पढ़ने वालों के, हिंदी प्रेमियों के दिल दिमाग में वो बात अच्छे से बैठ जाए, तो वहाँ पे आपको तुलनात्मक तरीके से, तुलनात्मक विधि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर लिख दिया है हमने अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा हम बना चुके थे। अगर आपने पीछे वाली क्लास देख ली होगी तो इसकी परिभाषा को आप भी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा इसका निकल करके आया है अव्ययी और दूसरा हिस्सा निकल करके आया भाव। अगर हम इस तरह का टुकड़ा कर पाएंगे तो हम इसकी परिभाषा को भी आसानी से, आराम से सीख पाएंगे। भाई, इसकी परिभाषा को भी हम आराम से और आसानी से सीख पाएंगे। हमने लिख दी इसकी परिभाषा। आगे का जो भाग है वो बड़ा है, देख लो किसकी तुलना में, पीछे वाले भाग की तुलना में। इसलिए आगे वाले को पूर्व पद कहा जाता है, पीछे वाले को उत्तर पद कहा जाता है। जो बड़ा हुआ करता है उसी की घर में चौधर होती है, प्रधानता होती है। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा पद प्रधान रहेगा? पूर्व पद प्रधान रहेगा। अब आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, तो वो समास कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास। प्लस में एक बात अवश्य याद रखनी है, अव्ययी के साथ हमने एक शब्द उठा लिया। यहाँ पे अव्यय क्या होते हैं मैं थोड़ी देर के लिए बता दूं आपको, क्योंकि आपकी हर एक बात को, हर एक समस्या का जड़ से निवारण होना बेहद आवश्यक है। रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के यदि आपसे कोई भेद पूछता है तो शब्द के आपको भेद जब बताने पड़ेंगे तो आपका उत्तर केवल और केवल कितना हो जाएगा? 2। एक का नाम रहता है विकारी शब्द और एक का नाम रहता है अविकारी शब्द। अब यहां पर आपकी सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। विकारी को ही आपने दूसरा नाम दिया है व्यय शब्द, अविकारी को आपने दूसरा नाम दे दिया है अव्यय शब्द। इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 चीजें लिख रहा हूँ, 3 चीजों को आसानी से समझ लीजिएगा, एक बार फिर समस्या नहीं आएगी। मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पे लिंग, एक शब्द लिखा है मैंने वचन, लिंग वचन, और एक शब्द मैंने लिखा यहाँ पे काल। भाई, लिंग वचन और काल। अगर कहता है कि कोई शब्द इन तीनों में से किसी एक के कारण भी क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। परिवर्तित का तात्पर्य है बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, तो वो कहलाएगा विकारी शब्द। और कहता है कि जो परिवर्तित न हो, जो परिवर्तित न हो वो कहलाएगा यहां पर अविकारी शब्द।
हो सकता है किसी साथी की समझ में नहीं आई बात, तो मैं आपको एक छोटे से सरल से तरीके से बता दूं। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा है लड़का, ये पुष्टि करनी पड़ेगी जी लड़का विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखना पड़ेगा क्या लिंग शब्द का, लड़का का लिंग परिवर्तन होता है। तो तुरंत आप कहेंगे जी लड़का पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग होता है लड़की। अब पता लग गया कि लड़का जो शब्द है ये विकारी शब्द है ना कि अविकारी, अर्थात व्यय शब्द है। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, जो खर्च किसकी वजह से हो, किसके कारण हो, तो जो लिंग वचन काल क्रिया आदि के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर ले उसी को हम खर्च कहना कहते हैं। इधर बात आती है तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है तेज। अब तेज शब्द का प्रयोग यदि हम करेंगे तो किसी के दिमाग में आएगा जी तेज का तेजी हो जाएगा। अरे प्यारे आप बिल्कुल सही, आपको सब कुछ आता है और बहुत कुछ भी आता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ तेज का तेजी बनता है, बिल्कुल बनता है, 100% बनता है, लेकिन इसका लिंग नहीं बनता। वो ये नहीं है कि हम तेज को पुल्लिंग मान लेंगे और तेजी को हम स्त्रीलिंग मान लेंगे, ऐसा कदापि मत करके आ जाना। बस सोचने की बात है, सोचते चलो और मंजिल की ओर चल पड़ो। मैंने कहा तेजी जब है तो तेजी केवल महसूस की जाएगी, और जो महसूस की जाती है वहां पर एकमात्र संज्ञा हुआ करती है। वो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। हम बात कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा है ये। हाँ भाववाचक संज्ञा, इसका लिंग परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप कहोगे जी क्यों पागल बनाया जा रहा है, कैसे कह सकते हो कि यहां पर इसका लिंग परिवर्तन नहीं हुआ? तो जी मैं बिल्कुल सही कह सकता हूं। मैंने आपके सामने लिखा घोड़ा तेज दौड़ता है और मैंने इसको खालिस्तान के रूप में छोड़ दिया। मैंने घोड़े का स्थान पे, घोड़ा के स्थान पे घोड़ी ले लिया और दौड़ता है के स्थान पे मैंने दौड़ती ले लिया। मैंने अपने गुरुजनों से, मैंने अपने प्यारे प्यारे साथियों से एक बात सीखी है कि यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। बात बिल्कुल ठीक है, कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई, कर्ता स्त्रीलिंग था तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। क्या इस तेज शब्द का मैं यहाँ पे तेजी कर पाऊंगा? जी नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, तेजी नहीं कर पाएंगे। तेज का तेज रहेगा, इसका आगे और पीछे दोनों तरीकों से आपने लिंग चेंज करके देख लिया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग भी बना के देख लिया। वचन भी बदल सकते हैं, घोड़ा के स्थान पे घोड़े ले लेंगे, घोड़े तेज दौड़ते हैं तब भी तेज का तेज रहेगा। इसका मतलब ये तेज जो शब्द आया है ये अविकारी शब्द है, इस पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तित या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसलिए अविकारी शब्द है। समय खराब ना करें, बेहद आसानी और सिंपल तरीके से मैंने इस चीज को समझा दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन चीजों को समझ सकते हैं। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, अपना जो मुख्य टॉपिक था उसी की ओर मैं आ रहा हूं। ये लीजिए भाई, आइए वापिस बात करते हैं। हमने कह दिया ये इसकी परिभाषा बन गई भाई, जिससे समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो। अब अव्यय क्या होते हैं ये पता लग गया। जो अव्यय हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं भाई। अब बात आती है कि अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करें, इसकी पहचान कैसे होगी? तो इसकी पहचान करने का बेहद ही रसीला आनंदमय तरीका है। आपने जो टुकड़ा किया था वो टुकड़ा किया था आपने अव्ययी, जमा में क्या किया था? भाव। पीछे वाले को छोड़ दो क्योंकि चौधर किसकी है, प्रधानता किसकी है? आगे वाले की। आपकी नजर आगे वाले पे रहेगी तो आपने आगे वाले को फिर तोड़ दिया तो आपने शब्द बना लिया अ जमा व्ययी। अब आपने देखा अ जमा व्ययी बन गया, तो इसका मतलब ये है व्ययी जो है ये यहाँ पर एक शब्द की भूमिका में है, या कह सकता हूँ एक मूल शब्द की भूमिका में है। मूल तो नहीं कहूंगा, मूल तो यहाँ पे व्यय शब्द है और व्यय भी ना होकर के वी के साथ अय जुड़ा है। आप इसके पढ़ते चल पड़ो, बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होने वाली। अगर मूल शब्द वास्तव में देख लिया जाए तो अय शब्द है, अय के आगे आपने वी उपसर्ग जोड़ा तब जाकर के व्यय शब्द बना था, और फिर उसी व्यय के साथ आपने ई प्रत्यय जोड़ करके आपने एक शब्द बनाया था अव्ययी। इसका मूलतः है, यदि आप इसको तोड़ना चाहें तो अ जमा वी जमा अय जमा ई, ये इसके वास्तविक टुकड़े होंगे। ये यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हैं? उपसर्ग की भूमिका में हैं, और पीछे वाले की चर्चा करें तो प्रत्यय की भूमिका में है। अब जो बच गया वो मूल शब्द बच गया। तो अब ये होता है इसका वास्तविक सीखने का तरीका, ये है वास्तविक तरीका। ऐसे पढ़ चलो,
कोई समस्या जिंदगी में कभी आने वाली नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आने वाली है। मेरे हिसाब से कोई समस्या फिलहाल अभी तक आपको कुछ भी समस्या नहीं है। आइए वापिस, तो हम चलो इसको मान लेते हैं, शब्द कह लो या मूल शब्द कह लो, आप समझ गए जो बात थी वो। आगे क्या लगा है, इसमें उपसर्ग लगा है। अब एक बात क्लियर हो गई, ये लो, अब यहां खतरा हो गया है शुरू। अब यही भाव समास के लिए, क्यों? क्योंकि हमने समझ में आ गया कि भाई जहां पर किसी भी शब्द में क्या लगा मिले, उपसर्ग लगा मिले, वहां पर समास क्या करके आएंगे, अब यही भाव समास। जी सही है, सही है। जीडी लेवल तक आगे चलेंगे, टीचिंग लेवल पे थोड़ी सी हवा निकल सकती है अपनी इस ज्ञान की। क्यों? क्योंकि उपसर्ग की लड़ाई उपसर्ग के साथ रहेगी, और उपसर्ग की लड़ाई उपसर्ग के साथ रहेगी, तो समास की लड़ाई समास के साथ रहेगी। इसका मतलब ये जो बीमारी है, ये बीमारी मुख्यतया दो समासों में है, लेकिन तीसरा भी समास दंगल में कूद जाएगा। इसे कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना, कभी भी गलत मत करके आना। ठीक है, तीनों चीजें कर लेता हूं। आइए, कम पढ़ेंगे, लाजवाब पढ़ेंगे। ये लीजिए भाई, ये लो, एक बात क्लियर हो गई। उपसर्ग आप पढ़ रहे हैं, उपसर्ग की कंडीशन कितने समासों में बता रहा हूं मैं? 3 समासों में। पहले का नाम आप सभी जानते हैं, पहले का नाम है अव्ययी भाव समास, दूसरे का नाम है कर्मधारय समास, और भाई साहब तीसरा और गहराई में कूद कर चलेंगे तो नए तत्पुरुष समास आ जाएगा, जिसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नए तत्पुरुष समास मतलब, मैं इसको थोड़ा डिफाइन करना चाहूं तो मैं यहां तत्पुरुष भी लिख सकता था कि तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद हुआ करते हैं, जिसमें नए तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष अलग। हाँ, ये चीज और याद रखना, अलुक तत्पुरुष में भी, अलुक तत्पुरुष समास में जब हम बात करेंगे, और एक उपपद तत्पुरुष समास है जहां प्रत्ययों की भूमिका रहेगी, और प्रत्ययों की भूमिका के कारण वहां खेल बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं, इसको आप आसान और सिंपल तरीके से समझे चलो। ये 3 समास ऐसे हैं जहां भयंकर समस्या आएगी कि भाई इन तीनों के अंदर हमें उपसर्ग के उदाहरण मिलेंगे, और उपसर्ग के उदाहरण यदि मिलेंगे और तीनों ऑप्शन में आएंगे तो हम किस तरह से इस समस्या से निजात पाएंगे। ले लीजिए दवा, आज ले लीजिए दवा। ये लीजिए भाई, अब यही भाव समास, कर्मधारय और नए तत्पुरुष। हाँ, ये वो ही है। हर चीज जो मुझे समस्या लग जाती है मैं आपको बता देता हूं। ये वाला ये है, ये जो चवर्ग का अर्थात पंचम वर्ग है, पंचम वर्ण है, ये लिखा है मैंने नए। नए मतलब इसका नकारात्मक अर्थ निकलता है। ये नहीं के अर्थ में अपना उत्तर देता है बेचारा, नहीं के अर्थ में। इसलिए हम इसको ज्यादा गंभीर नहीं लेते, क्योंकि हम सकारात्मक विचारों के लोग हैं ना, सकारात्मक विचारों के लोग होने के कारण हम इसको ज्यादा गंभीर विषय के रूप में नहीं पढ़ते हैं। आइए वापिस, हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पे देखें, ध्यान से सुनते चले, करना क्या है ये देख ले। इसमें भी उपसर्ग मिलेगा, और पीछे कोई मिलेगा तो क्या मिलेगा? संज्ञा शब्द। यहां पर भी हमें उपसर्ग मिलेगा, पीछे मिलेगा कोई संज्ञा शब्द। यहां पर हमें उपसर्ग मिलेगा, पीछे मिलेगा संज्ञा शब्द। ये लीजिए भाई, ये लीजिए, अपना काम पूरा हो गया। ये लीजिए, ये लो। कोई समस्या है तो बोलो, यहां तक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब कहता है कि जी यहां पर जो संज्ञा शब्द आया, यहां पर भी संज्ञा शब्द आया और यहां पर भी संज्ञा शब्द आया। बोलो जी क्यों पागल बना रहे हो, लाइनों पे लाइनें लिखे जा रहे हो, बात सेम है, मैं ट्रिकी मेथड से चल रहा हूं। तीनों की यहां तक कंडीशन एक जैसी है, तो कैसे पकड़ेंगे? अब आ जाओ मुद्दे पर। देखो, जिसका अर्थ कहता है कि हमेशा क्या निकलता हो? नकारात्मक निकलता हो, और यदि ऑप्शन में नए तत्पुरुष आ जाए, आप उसका उत्तर करके आएंगे नए तत्पुरुष, सिंगल तत्पुरुष में नहीं। ऑप्शन में नए तत्पुरुष दिखे तो ही करना, सिंगल तत्पुरुष ऑप्शन में आए तो मत करके आना। जैसे मैं यहीं पे बता देता हूं, अधर्म, अधर्म आ गया, मूल शब्द धर्म था, आगे ए लग गया, तो जो धर्म नहीं करता वो अधर्म करता है। इसका मतलब यहां पर इसका टुकड़ा होगा अजमा धर्म, तो यहाँ अ उपसर्ग होने के कारण, नकारात्मक सेंस आने के कारण यहाँ 100% उत्तर क्या रहेगा? नए तत्पुरुष रहेगा। 100% नए तत्पुरुष रहेगा। पकड़ लो इस बात को अच्छे से। अगली बात मैंने लिखी
असत्य है, असत्य लिखी तो फिर भाई वही बात हो गई, अ जमा सत्य है, इसका मतलब सत्य से विपरीत हो गया तो बन जाएगा अ उपसर्ग की भूमिका में, और अ उपसर्ग की भूमिका में बनने के कारण आंसर बन जाएगा यहाँ नए तत्पुरुष समास। चलो अगली बात लेते हैं, अगली बात मैंने शब्द लिखा है अनधिकार। जब मैं अनधिकार की बात करूं तो थोड़ी देर के लिए मैं यहां लिख देता हूं इसके टुकड़े, अन जमा अधिकार, तो जो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं उसको हम बोलते हैं अनधिकार। इसका मतलब ये अन उपसर्ग भी अपनी नेगेटिव फॉर्म दे रहा है, आंसर निकल करके आएगा वो आएगा अन जमा अधिकार। कोई समस्या? क्लियर है बात? देख लो, एक से पीछा छूटा, अगली बात इधर आ जाओ। लो भाई, अव्ययी भाव समास इज इक्वल टू नए तत्पुरुष समास। अब कहोगे जी ये क्या मतलब? जी मतलब बिल्कुल साफ साफ है, जी मतलब बिल्कुल साफ साफ है। यदि ऑप्शन में अव्ययी भाव समास भी हो और नए तत्पुरुष समास भी हो तो हमारा उत्तर जो बनेगा वो उत्तर बनेगा क्या? वो उत्तर बनेगा नए तत्पुरुष। और यदि ऑप्शन से गायब कर दे नए तत्पुरुष को तो भाई साहब 100% कब्जा कर लेगा वहां उसकी जायदाद पे आकर के, कौन है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो वो उदाहरण मैंने उधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। ये लो अनुपयोग, लो आले नया शब्द लिख दिया अनुपयोग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और कोई भी अब आ जाए, अब मैं थोड़ी सी लड़ाई थोड़ी सी लंबी लेकर के चलता हूं अव्ययी भाव की और कर्मधारय की। ये लो, ये लो, अब उसका मैंने पीछा छुड़वा दिया। अब मैंने आपसे अव्ययी भाव की बात करनी है और आपसे कर्मधारय की, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा भाई। ठीक है, देखिए सुनिए समझिए। अव्ययी में हमने कहा उपसर्ग आएगा, प्लस में किसके साथ आएगा? संज्ञा शब्द के साथ आएगा। यहां भी उपसर्ग आएगा, प्लस में किसके साथ आएगा? बोला जी संज्ञा शब्द के साथ आएगा। अब यहां पर एक चीज को समझ लो, इसको समझ लो, ये आसान पड़ेगा क्योंकि इसने ये कहा कि मैं जब भी आऊंगा तो विशेषण और विशेष्य के जोड़े के साथ आऊंगा, और विशेषण विशेष्य का जोड़ा ये कहता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जिसकी विशेषता बताने का काम जो शब्द करेगा वो विशेषण कहलाएगा। जैसे मैं छोटी सी बात करते हुए आगे बढ़ो, मैंने कहा नील कमल लिख दिया तो इसका मतलब कमल की विशेषता बताई गई कि वो नीला है, इसलिए यहाँ पर ये नील शब्द जो है ये विशेषण का काम कर रहा है, और जो कमल शब्द है वो बात कर रहा है यहाँ पे विशेष्य की। तो भाई इसको चेक करो एक बार, ये रिफ्लेक्स कर रहा है और बीच बीच में कट जा रहा है ये है? ओके, नील जमा कमल। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई। अब अगली बात आती है कि उपसर्ग और संज्ञा, ये पता चल गया। चलो अब हम उपसर्ग की बात, आप कहोगे जी यहाँ उपसर्ग थोड़ा, ये नील तो आपने एक विशेषण शब्द बैठा दिया, उपसर्ग क्या है? तो भाई साहब कुछ विशेषण उपसर्ग हुआ करते हैं, जैसे मैंने कहा सु, मैंने कहा कु, मैंने कहा का, मैंने कहा कै, मैंने कहा से। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी, और ट्रिक बनाई थी काकस, या याद कर लो काको सू, ऐसे याद कर ले। किसी के पास 2 से 3 बार फोन आ जाए, कौन बोल रहा है तो बोला बोल तेरा काको बोलू सू, है ना, काको सू, इसका मतलब है काकुसु, ऐसे याद कर लो। ये एक अपना रिलेशन भी है काकस का, किसी के पति की जो चाची है वो उसकी क्या लगती है? काकस लगती है, तो निसंदेह है काकुशु। अब ये देखो, सु का अर्थ होता है अच्छा, कु का अर्थ होता है बुरा, का कै का, तीनों का अर्थ बुरा, से का अर्थ है अच्छा, लेकिन से का अर्थ साथ भी होता है। यदि ये अपना अर्थ विशेषण अर्थ ना देकर के साथ के रूप में काम करेगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये बात अपने अच्छे से दिल की गहराई में बैठा ले आप। मतलब से आने पर अव्ययी भाव समास भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है। मैं उदाहरण दे देता हूं, मेरा पुत्र कैसा है? बोला जी सुपुत्र है। मेरी बुद्धि कैसी है? बोला जी बुरी बुद्धि है। इसका मतलब यहाँ इन शब्दों में क्या होगा? कर्मधारय। मेरा पुरुष कैसा है? बोली जी का पुरुष है, बुरा पुरुष है मेरा। ये सारे शब्द है ना, ये देखो उपसर्ग आने के बावजूद भी ऑप्शन में अव्ययी भी रहेगा, कर्मधारय भी रहेगा, इसलिए उत्तर सही सोच समझ के देना, कर्मधारय उत्तर बन करके आएगा। इसके उदाहरण सुन लीजिए, सह वाले के,
मेरा बेटा जो है वो सचेत होकर बैठा है, और भाई मैं सपूत पुत्र, मैं सपूत को चाहती हूँ, अर्थात मेरा पुत्र कैसा होना चाहिए, मेरा पुत्र कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये सपूत है, ये अव्ययी भाव समास की ओर जाएगा। ये सचेत मतलब जो से चेतना के साथ, चेतना कोई लड़की नहीं है कि सचेत बैठा हूँ मतलब चेतना कोई लड़की है और उसके साथ बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। चेत होकर के बैठना मतलब कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, उस तरह की बातें की जा रही हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है जो चेत में बैठे, जो पूरी एनर्जी के साथ अपने माइंड को अट्रैक्टिव तरीके से अट्रैक्टिव मोड पर रखे, उस तरीके को हम, उस शब्द को हम सचेत कहते हैं। इसलिए चेत, चलो ये समझ में ना आया। मैं सह परिवार रहता हूँ मतलब परिवार के साथ। अब ये सह जो है ये साथ का अर्थ दे रहा है, सहित का अर्थ दे रहा है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसलिए समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे बोलो, आगे देखो भाई, अगली बात आती है। हाँ देखिए, अब मैं इसके कुछ एक उदाहरण दे दूं। जैसे मैंने कह दिया आमरण, मैंने यहाँ पे कहा आमरण के बाद आजन्म, मैंने इसी के साथ लिखा यहाँ पे निर्विकार, मैंने लिखा यहाँ पे दुर्दशा, मैंने यहाँ पे लिखा है बदसूरत। ये सभी जो है उपसर्ग के साथ चल रहे हैं, इसलिए अब ये भाव समास। प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। ट्रिकी मेथड है, बिल्कुल ट्रिकी मेथड है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन फंसते हैं मैं उसको इकट्ठे लेकर के आपके सामने रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आई। अगर समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।